students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. That is, you are studying lesson number 11, alternating current, and your first line is L परिपथ, L circuit. R परिपथ आप पढ़ चुके हैं. आज आप पढ़ेंगे L परिपथ क्या होता है. देखिए, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व होता है, अर्थात केवल कुंडली जुड़ी होती है, ओमीय प्रतिरोध R नहीं होता है, और इसमें आपको AC करंट जोड़ना है. ये सिंबल बनाएंगे ये. तो इसका जो फेजर ग्राफ होता है उससे आप समझ सकते हैं. सब कुछ फेजर ग्राफ से समझिए. देखिए, I करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो जो वोल्टेज होता है किसके सिरों पर, प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टेज होता है इसको हम VL से लिख रहे हैं. VL ये. तो जो VL होता है प्रेरकत्व के सिरों पर जो वोल्टेज होता है ये प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है, आगे चल रहा होता है. इसका अगर आप VI ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज को आपको अग्रगामी दिखाना है. हम वोल्टेज को यहां से दिखा दे रहे हैं, ऐसे आगे चल रहा है. ये VL हो गया और करंट यहां पर ऐसे. I हो गया. ये इसका VI ग्राफ होता है. ये फेजर ग्राफ हो जाएगा और ये परिपथ हो जाएगा. परिपथ में हमें वोल्टेज को अग्रगामी दिखाना है तो क्या कहेंगे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ क्या कर देंगे, प्लस पाई बाई 2 अग्रगामी. और करंट जो है उसकी इक्वेशन यही रहेगी, I नॉट साइन ओमेगा टी. चाहे उसमें आप पाई बाई 2 प्लस कर दीजिए, चाहे इसमें घटा दीजिए, दोनों का मान यही है कि हम कहते हैं धारा पश्चिगामी चल रही है. ठीक है. और इसमें जो प्रतिरोध होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और एक्सेल से लिखा जाता है. जो कुंडली में प्रतिरोध होता है उसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात. प्रेरण प्रतिघात कहेंगे. और इसमें जो प्रेरण प्रतिघात जो होता है प्रतिरोध, उसको एक्सेल से लिखते हैं. एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, जहां पर ओमेगा क्या है, ये है कोणीय आवृत्ति कहो या कोणीय वेग आप इसको कहोगे. तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन. एन की जगह हम एफ लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ली जाएगी और ये एल हो जाएगा. तो अगर प्रेरकत्व के सिरों पर हमको प्रेरकत्व का प्रतिरोध निकालना हो, कितना है, मात्रक ओम ही होगा, ओम. तो वो निकलेगा 2 पाई एफ एल. एफ फ्रीक्वेंसी होगी और एल होगा कुंडली का प्रेरकत्व हो जाएगा. ठीक. तो इसके बारे में बस इतना ही. अगर पूछा जाए इसके बीच कलांतर कितना होता है V और I के बीच, तो V और I के बीच सदैव कलांतर जो होगा वो 90 डिग्री का ही रहेगा. V I के बीच कलांतर कांस्टेंट है. कलांतर जो होगा वो सदैव 90 डिग्री इसमें रहेगा, पाई बाई 2 ही रहेगा. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें कलांतर कितना होता है, निकालना नहीं है. ये कांस्टेंट वैल्यू है कि 90 डिग्री ही सदैव रहेगा. नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा सी परिपथ. सी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटी. तो किसी भी यदि किसी भी परिपथ में कोई कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, तो उसमें क्या होती है, केवल धारिता होती है, ना प्रेरकत्व होता है ना ओमीय प्रतिरोध होता है. तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, या कहें जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो. संधारित्र सिंबल तो जानते हैं, दोनों प्लेटें इक्वल बनाते हैं. ये ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा होता है, जिसमें केवल धारिता होती है, सी परिपथ कहलाता है. इसके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न है उसको अगर हम V और C से लिखें तो ये जो VC होता है ये धारा से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होता है. ये I हो गया और ये हो गया VC. ये फेजर ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं. ये जो धारा है ये इधर है और ये जो वोल्टेज है VC वो क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है, पीछे चल रहा. अब इसका अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो हमको वोल्टेज को पश्चगामी दिखाना है. वोल्टेज ये जा रहा है अगर यहां से VC, तो धारा इसके आगे चल रही है 90 डिग्री. करंट यहां से, ये I का मान हो गया. यहां पर आप वही सिंबल लिख लेंगे जो एक में बता चुके हैं. यहाँ पर V नॉट और I नॉट, ये V और I, यहाँ पर भी V और I. ये मैक्सिमम भी होंगे और मिनिमम भी होंगे. तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, वह परिपथ जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा होता है क्या कहलाता है, सी परिपथ कहलाता है. और इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो पश्चगामी होगा. तो वोल्टेज में क्या कर लें, माइनस 90 डिग्री धारा से
पश्चगामी होगा, VL अग्रगामी और VC पश्चगामी, उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसका फेजर ग्राफ ये होगा कि I इस डायरेक्शन में है तो VC उसके नीचे है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। हम किसी भी उसमें जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे, और जब हम इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा अर्थात पश्चगामी हो जाएगा, ये जो है VC। इसके फेजर ग्राफ में भी, इसमें भी आपको दिख रहा है कि देखिए जीरो समय पर वोल्टेज क्या है, 0 है, और उस समय धारा आगे चल रही, धारा मैक्सिमम है, तो धारा जो है 90 डिग्री आगे चल रही है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, अब इसके लिए इसमें जो प्रतिरोध होगा उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। धारिता आपने पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पर कहते हैं इसको धारितीय प्रतिघात। उसको क्या कहा था, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, यहाँ कहेंगे धारितीय प्रतिघात, और इसको लिखते हैं XC। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, और अगर यहाँ पर हम ओमेगा का मान रखते हैं वही 2πfc, तो ये हो जाता है प्रतिरोध किसके लिए, संधारित्र के लिए। संधारित्र के सिरों पर जो प्रतिरोध होगा, संधारित्र का जो प्रतिरोध होगा उसको XC लिखेंगे, मात्रक इसका भी क्या होगा, ओम। और यहाँ पर अगर आपको निकालना, और कलांतर आप देख लीजिए VI के बीच कितना होगा, 90 डिग्री। VI के बीच कलांतर इनमें निकालना नहीं पड़ता है, कांस्टेंट होता है। कलांतर कितना है, 90 डिग्री। अग्रगामी पश्चगामी 90 डिग्री तो है। अब अगर ये पूछा जाता है, क्या एक चीज और बता रहे थे अभी, इसमें VI अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, शिखरमान धारा का, तो V0 अपान, अब इसका ही प्रतिरोध लेंगे क्या, XC लेंगे। यहाँ पर समझ पा रहे सब चीजों को, कि आप जो उपकरण जुड़ा हुआ है जब भी उसमें रेजिस्टेंस की बात आएगी तो उसी का रेजिस्टेंस केवल होगा XC। अदरवाइज किसी क्वेश्चन में कह देगा कि कुंडली संधारित्र का भी प्रतिरोध है और संधारित्र में ओमीय प्रतिरोध भी है, तो वहां पर कंडीशंस दूसरी होंगी। अगर ओमीय प्रतिरोध की बात ना करें तो यहाँ R नहीं है, यहाँ केवल क्या है, XC है, वही ओम मात्रक होगा, वही प्रतिरोध का पूरा काम करेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये फेजर ग्राफ हो गया, ये परिपथ हो गया, ये आपका VI ग्राफ हो गया, और ये इसका धारितीय प्रतिघात है, और ये कलांतर इसके बीच में हो गया। बस इतनी चीजें आपको इनमें पढ़नी होती है परिपथ में। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका LR परिपथ। अब आपको ये खुद परिपथ बताना चाहिए, जो 3 पढ़ चुके हो उन्हीं 3 में आप L की कंडीशन बोल दो और R की कंडीशन बोल दो। LR परिपथ आपने डिफाइन कर दिया। जैसे आपने कहा कि इस परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है और ओमीय प्रतिरोध होता है। पहला जो पैराग्राफ हम लिखवाते थे वो क्या कह दोगे, इस परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है और ओमीय प्रतिरोध R होता है। ठीक, LR परिपथ हो गया। अब फेजर ग्राफ से इसको समझना है, VI ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि VI ग्राफ बनाएंगे तो 2 वोल्टेज उसमें बनाने होंगे और एक करंट बनाना होगा। फेजर ग्राफ से देखो कैसे समझोगे। आपने कहा था कि जो R परिपथ होता है इसमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, पढ़ा था ना। R परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें धारा, वैद्युत धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। और L परिपथ पढ़ा था, वह परिपथ, इस परिपथ में जो VL होता है वो I से 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है, ये पढ़ा था ना। तो दोनों कंडीशन एक साथ बोल दीजिए कि इस परिपथ में ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VR वैद्युत धारा I से समान कला में होता है, किंतु प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VL वैद्युत धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। बस दोनों को डिफाइन कर दीजिए। R परिपथ की कंडीशन जो आपने लिखी थी और L परिपथ की कंडीशन जो लिखी थी वो। अब यहाँ पर बात ये बने, वो नहीं बनेगा ग्राफ, ये नहीं बनेगा। आप अगर बनाएंगे हम इसको तो हमको 2 वोल्टेज बनाने पड़ेंगे। एक वोल्टेज बनाएंगे हम कौन सा, VR, और एक कौन सा बनाएंगे, VL, और I तो एक ही रहेगा। तो क्या किसी परिपथ में ये हो सकता है कि 2 वोल्टेज चल रहे हों? किसी परिपथ में वोल्टेज तो एक ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि VL प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज अलग जा रहा है और VR वोल्टेज अलग जा रहा है। किसी भी परिपथ में देखोगे तो केवल एक वोल्टेज मिलेगा, एक करंट मिलेगा। इस वजह से अब इसका हम ये ग्राफ नहीं बनाएंगे और हम एक वोल्टेज निकालेंगे, वो परिणामी वोल्टेज दोनों का निकल करके यहाँ पर आएगा। देखिए समझिए कि इस परिपथ में 2 वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, किसके सिरों पर है, किसके सिरों पर। तो फिर परिणामी वोल्टेज परिपथ में होना क्या चाहिए जिसको वोल्ट मीटर नापेगा, तो वो परिणामी वोल्टेज मान लीजिए ये आपका जा रहा है V। तो अब ये V का मान कैसे निकलेगा, देखिए आप अगर सोचें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और हम वो रूल लगा दें जो आप लगाते थे कि अगर ये 90 डिग्री पर होते हैं P और Q,
तो इनका परिणामी जो आर होता था वो होता था √p² प्लस q²। ये वेक्टर रूल होता था। लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज वेक्टर नहीं है, सदिश राशि नहीं है, यहाँ पर वेक्टर रूल नहीं लगता है, लेकिन कंडीशन आपको यही लगेगी कि वेक्टर जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ वेक्टर रूल नहीं लगेगा। देखो हम कर क्या रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया। अब देखिए ये मान क्या है VL और ये मान क्या है VR। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे VR। एक में बता दे रहे हैं, सब में ये नहीं बताएंगे, एक में आप समझ लीजिए कि ये V है, VR है, वोल्टेज किसके सिरों पर, ओमी प्रतिरोध, और ये वोल्टेज जो है VL है, हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ के बजाय आप यहाँ लिखें कि ये VL का मान हुआ। तो इस पर हम VR लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये VL हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये वोल्टेज जो है ये परिणामी वोल्टेज है, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा। और ये कर्ण होगी, ये लंब और आधार होगी। तो अगर ये कर्ण निकालना चाहते हैं अर्थात परिणामी वोल्टेज निकालना चाहते हैं, परिणामी वोल्टेज, परिणामी विभवांतर, तो V बराबर क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये हो जाएगा, किसी को एक को लंब मान लीजिए, एक को आधार मान लीजिए, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा ना। ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो सब लोग जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर का है तो उस पर अंडर रूल लग गया। अब आप जानते हैं V बराबर IR, तो यहाँ पर आप मान लीजिए करंट इसमें I है, तो यहाँ पर आप रखेंगे I और R की जगह XL, क्योंकि ये प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज है ना। तो जब आपको VL कहीं निकालना होगा, VL, तो V बराबर IR होता है, तो I तो लिखोगे, लेकिन R की जगह क्या, XL, कुंडली के सिरों पर जो होता है प्रतिरोध। अब ये जो है V, ये क्या है, R, ओमी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, तो ये तो वही है V बराबर IR। इसका प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। हमने VR सिंबल यूज कर लिया, चाहे तो केवल V यूज करें, लेकिन अगर केवल V यूज करते तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं, जो परिणामी निकालेंगे, इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, R, अर्थात ओमी सिरों पर जो हमारा उत्पन्न हुआ क्या प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, IR, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ पाए, प्रेरकत्व पर वोल्टेज, तो V बराबर IR, I तो वही रहेगा, वहां एक्सेल हो जाएगा। V इक्वल टू, यहाँ I का स्क्वायर है, यहाँ भी I का स्क्वायर है, I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। ये I स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे, दोनों जगह है ना, तो यहाँ पर बाहर I आ जाएगा ना, ये हो जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I को यहाँ से हटाएंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा ना, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये V अपान I, V क्या है, इस पूरे परिपथ के सिरों पर जो परिणामी वोल्टेज होगा, V यहाँ पर क्या है, परिणामी वोल्टेज, और I क्या है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाला कुल करंट। तो V अपान I क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर अब हम R नहीं लिखेंगे, यहाँ Z लिखा जाएगा। Z का मतलब है पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो V है वो इन दोनों के कारण जो परिणामी वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, I जो है वो इस पूरे परिपथ की वैद्युत धारा है, तो V अपान I को यहाँ पर Z लिखा जाएगा, और Z को हम क्या कहेंगे, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, और इसका मात्रक जो होगा वो ओम ही होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। देखो जब केवल R जुड़ा हुआ है तो उसका प्रतिरोध R हुआ, अगर केवल L जुड़ा हुआ है तो उसका प्रतिरोध XL हुआ, अगर केवल कैपेसिटर जुड़ा है तो उसमें प्रतिरोध XC हुआ। अब अगर यहाँ पर दो परिपथ जुड़े हुए हैं, XC और ये जुड़े हैं, XL भी जुड़ा हुआ है, VL भी जुड़ा हुआ है और VR भी है, तो फिर यहाँ पर कौन सा प्रतिरोध होगा, Z होगा, जिसको हम कहेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, अर्थात सबसे मिला करके जो टोटल रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ है, इसको हम कहेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। आपको ये जो रेजिस्टेंस डिफरेंट प्रकार के आ रहे हैं, इनको समझना है, यही न्यूमेरिकल आपके आसान बनाएंगे अगर समझ पाएंगे। परिपथ की प्रतिबाधा, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर कहें V और I के बीच कालांतर कितना होगा, तो हमारा V ये है, ये V है, इनसे नहीं मतलब है, हमको परिणामी वोल्टेज से मतलब है। तो अगर इसके बीच हम निकालेंगे कालांतर, हमको निकालना पड़ेगा,
इसमें कलांतर हमको निकालना पड़ेगा। कलांतर जो है फिक्स नहीं है, और जबकि पिछले 3 परिपथ में फिक्स था। आर परिपथ में 0, एक्सएल और एक्ससी सब में क्या आया था 90 डिग्री आया था। इसका निकालना पड़ेगा। तो ये VL है तो ये हो जाएगी लाइन, इधर क्या हो जाएगी VL, ये VR। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो हम कलांतर निकालेंगे। कलांतर में इसका फाई, VI के बीच कोण, VI के बीच कलांतर। कलांतर क्यों बता रहे हैं, ये चीजें एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। tan फाई बराबर हो जाएगा, कलांतर को हम tan फाई से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कलांतर निकालना हो तो tan फाई का मान निकालोगे। ये हो जाएगा VL अपान VR। अब VL को लिख सकते हो IXL, V बराबर IR होता है IXL, और VR को लिख सकते हो IR। तो I से I कट जाएगा। तो ये फार्मूला ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, अगर V दिया हो, अगर प्रतिरोध दिए हो तो ये भी यूज कर सकते हो tan फाई की जगह। तो इसमें कलांतर कांस्टेंट नहीं है, कलांतर आपको हर बार निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, सब कुछ इसके बारे में लगभग हो गया। अब वो वाला ग्राफ नहीं बनेगा, कौन सा VI ग्राफ। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 वोल्टेज है और एक परिपथ में 2 वोल्टेज एक साथ नहीं चल सकते। वोल्टेज एक ही होता है उनका, परिणामी वोल्टेज V होता है। देखिए नेक्स्ट परिपथ है आपका RC परिपथ। ये आपका परिपथ हो गया वैद्युत परिपथ। ये फेजर ग्राफ हो गया। ये बता रहा है कि R जो है ये ओमी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। ठीक है, ये I के समान कला में होता है, और जो VC है वो संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। ये धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। हम जो नीचे की ओर ये बना रहे हैं ये पश्चगामी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर की ओर जो है वो अग्रगामी है। अब इसमें अगर परिणामी वोल्टेज हमको V निकालना है, क्योंकि 2 वोल्टेज अगर हैं, 3 वोल्टेज हैं, तो किसी भी परिपथ में ये 2-3 वोल्टेज नहीं हो सकते। परिणामी विभवांतर एक ही होगा इसमें, और करंट भी एक ही होगा। V बराबर, अब यहाँ पर वही फार्मूला हम लगाएंगे। ये अगर हो गया क्या VC, ये तो ये क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। देखो ये VR ग्राफ है, तो ये VR हो जाएगा, ये VC ग्राफ हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे, ये कर्ण हो जाएगी, ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, कोई आधार और एक लंब हो जाएगी। समझ रहे हैं, यहाँ वेक्टर रूल नहीं लग रहा, हालांकि हो वेक्टर जैसे ही रहा है कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी 90 डिग्री पर होती है तो ये फिजिकल क्वांटिटी इसकी जो परिणामी R होता था वो √P² + Q² वेक्टर जैसा रूल लग रहा है। बट आप वेक्टर रूल कह नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है, सब वोल्टेज क्या है अदिश होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा VC² प्लस VR²। V इक्वल टू VC, V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर IXC ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर IR ही रहेगा, I² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर I आ जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पर बच रहा है XC² प्लस R²। I को यहाँ ले आएंगे V अपान I इक्वल टू XC² प्लस R²। इसको Z कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा। कौन से परिपथ की? RC परिपथ की। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब इससे अधिक प्रतिरोध अब और कुछ इसमें नहीं हो सकता, ये टोटल प्रतिरोध है। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √XC² प्लस R²। यहाँ पर XC की जगह भी 1/ω भी आप रख सकते हो, जैसे पिछले फार्मूले में मैंने नहीं रखा था। अगर आवश्यकता पड़ती है तो XC की जगह क्या लिख सकते हो? ω/c। C क्या है? धारिता, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, प्लस R। अगर आपको और आवश्यकता है तो ओमेगा की जगह 2πf भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं, ये सब काम आप आगे बढ़ा सकते हो कि XC का मान 1/ω/c होता है, ओमेगा की जगह हम 2πf भी लिख सकते हैं। यही पिछले डेरिवेशन में भी हम कर सकते थे। हम फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, R में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। अब अगर आपको कलांतर निकालना है V और I के बीच, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये I सही, तो एंगल हमको लेना पड़ेगा, ये एंगल हमको I और ये परिणामी वोल्टेज के बीच का लेना है। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे VI के बीच कलांतर, VI के बीच कलांतर tan फाई बराबर, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा VC, ये लंब है, और ये VR हो जाएगा आधार। ठीक है, तो VC अपान VR। कलांतर आप कहीं भी निकालेंगे तो बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि VR सदैव नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि
ये करंट है और करंट की डायरेक्शन से हम ये डायरेक्शन लेते, ये सदा आधार बनेगा वी आर। वी आर नीचे आएगा, ऊपर अगर एल परिपथ है, एल जुड़ा है उसमें तो एल वी एल आएगा, अगर सी जुड़ा है तो वी सी आएगा। ऊपर अन्य वोल्टेज आ जाएंगे टोटल, लेकिन नीचे सदैव वी आर ही आएगा। बस याद करने का तरीका आपका हो गया। अब वीसी की जगह क्या लिख सकते हो, आई एक्स सी, और यहाँ पर लिख सकते हो आई आर। आई आई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स सी अपान आर। अर्थात इनके बीच जो कलांतर है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कलांतर आपको निकालना पड़ेगा। और जबकि शुरू के 3 परिपथ थे उसमें कलांतर क्या था, कांस्टेंट था 0 और 90 90। ठीक, तो इनका निकालना पड़ेगा। हो गया सब कुछ इसके बारे में कुछ